ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। भौतिक विज्ञान का एक महान विद्वान जिनका नाम न्यूटन था, उन्होंने बताया था कि दुनिया में कोई भी कण जिसमें द्रव्यमान है, और अगर दुनिया में कोई भी कण है जिसमें कुछ ना कुछ मास है, तो उस द्रव्यमान के कारण सारे कण एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, एक विशेष बल से वे एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उस बल को उसने नाम रखा था गुरुत्वाकर्षण बल। अब इस गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में उसने बताया था कि यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इन द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध कर्मानुपाती होगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा टू द मास ऑफ पॉइंट्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये दोनों कणों के बीच की दूरी के उल्टा होगा। तो ये सारी बात आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेते हैं, केवल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास दो कण है, एक का द्रव्यमान है m1 और एक का द्रव्यमान है m2। तो इन दोनों के बीच में जो भी बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण का, वह बल लगेगा F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 और बटा में r²। यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए कि कौन कौन क्या है। एक गुरुत्वाकर्षण बल का मान है, वैल्यू ऑफ फोर्स, m1 और m2 मास ऑफ कण है, कण का द्रव्यमान है, और r डिस्टेंस है। g जो है उसे हम लोग इनवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक के नाम से जानते हैं। अब इसका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। और मैं बता दूं, यह जो g है गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियतांक है, यह सार्वत्रिक नियतांक इसलिए है क्योंकि यह किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। इन दोनों कणों के बीच में अगर हवा भी है तो यही मान रखा जाएगा, इन दोनों कणों के बीच में अगर पानी भी आ जाएगा तो यही मान रखा जाएगा। यानी ये दोनों कण किस मीडियम में है, इस मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। g का मान हमेशा ही एक जैसा रहेगा, कभी नहीं बदलता। जबकि आपको पता होना चाहिए कि कूलम्ब्स कांस्टेंट जो होते हैं, k का जो मान होते हैं, वो डिपेंड करता है कि चार्ज आपका मीडियम में है, कौन सा मीडियम में। अगर चार्ज हवा में है तो k का मान कुछ और हो जाता है, चार्ज अगर पानी में जाता है तो कुछ और हो जाता है। यहाँ पर जो k कांस्टेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट में, तो वहाँ पर जो k का हम लोग मान लिखते हैं मीडियम पर डिपेंडेंट लिखते हैं। यहाँ पर g का मान मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता है। दो कण कहीं भी है, हवा में, पानी में, निर्वात में, कहीं भी है, g का मान यही अलाउड होगा 6.67 गुने 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। इसके g के मान में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, इसलिए g को हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक के नाम से जानते हैं। तो g का मान याद रखना। दो कणों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे हम इस फार्मूला से दिखाते हैं, g इंटू m1 इंटू m2 बटा में r²। ठीक है ना। तो बहुत तेजी से हम लोग उतारते भी चले जाएंगे और लिखते भी चले जाएंगे। सारे विद्यार्थियों से अपील होगा कि इसका एक नोटबुक्स बनाते रहेंगे। एक होता है वेट, वेट जिसको हम लोग भार करते हैं। भार क्या है? तो वेट एक प्रकार का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इसी फोर्स से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर खींचती है। तो फोर्स जो पृथ्वी के द्वारा लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, और ऑब्जेक्ट को किधर लग रहा है तो पृथ्वी के केंद्र की ओर। अगर हम धरती पर वेट निकालना चाहते हैं तो धरती पर यही काम करना होगा। फोर्स वेट है क्या? तो वेट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट इज ए फोर्स, वेट एक प्रकार का बल है, बाय व्हिच अर्थ attract any object towards the
सेंटर, टुवर्ड्स दी सेंटर। भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रही है, आकर्षित कर रही है। अच्छा, इस भार को हम लोग दिखाने के लिए क्या लगाते हैं? तो इस भार को लगाने के लिए, दिखाने के लिए, भार का डायरेक्शन हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा। अगर आप पृथ्वी पर रखकर भार निकाल रहे हैं तो किसी भी वस्तु का भार हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर ही पाया जाएगा। ठीक है ना? डेफिनेशन लिख लेना जरूर, डेफिनेशन से लिख लीजिए ताकि आपको आगे आपको दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। अब जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है, अब एक वस्तु है, अब वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m। एक वस्तु है, अब वस्तु का द्रव्यमान है m, ठीक है। और यह है पृथ्वी, अर्थ, और यह है पृथ्वी का केंद्र। तो जो भी बल लगेगा केंद्र की ओर, उसी बल को हम लोग वेट कहेंगे, उसी बल को हम क्या कहेंगे? वेट। और बल बराबर फार्मूला नॉर्मली जानते हैं कि बल बराबर फार्मूला होता है m × a। अच्छा, यहाँ पर त्वरण के रूप में गुरुत्वीय त्वरण काम आता है, तो बल बराबर फार्मूला हो जाएगा m × g। और जब त्वरण के रूप में आप गुरुत्वीय त्वरण ले लीजिएगा, यहीं पर आपको डिफाइन किया जाएगा। अगर त्वरण के रूप में गुरुत्वीय त्वरण लेंगे तो पृथ्वी पर भार, त्वरण के रूप में चंद्रमा का त्वरण लेंगे तो चंद्रमा पर भार, मंगल ग्रह का त्वरण लेंगे तो मंगल ग्रह पर भार, यानी अलग अलग पिंड पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग भार पाया जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कुछ और होगा, चंद्रमा पर जई का भार कुछ और हो जाएगा। तो पृथ्वी पर भार बताना है तो यही होता है, जो बल है ना एक, इसी बल को हम लोगों ने भार कहा है। भार को W से दिखाते हैं और W बराबर फार्मूला निकल कर आता है mg। तो भार बराबर हो गया mg, या यह बल ही है, एक प्रकार का कौन है? बल है। और बल है तो गुरुत्वाकर्षण का बल है। कैसा बल है? गुरुत्वाकर्षण का बल है। तो पृथ्वी पर भार अगर पूछा जाए तो कितना होगा? W बराबर mg। अगर g यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं तो पृथ्वी पर इस वस्तु का भार होगा, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं तो चंद्रमा का भार होगा। अब हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी का भार जो होता है, चंद्रमा, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं कि पृथ्वी पर E फॉर अर्थ, अमूल फॉर चंद्रमा, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है, 6 टाइम। ये बात आपको याद रखना चाहिए कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है। ये बात याद रखेगा, आपको मदद मिलेगी आगे कहानी को समझने में। अब देखिए, तो भार क्या है? भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रही है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको याद रखना चाहिए। भार का फॉर्मूला कितना? mg। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण की बात किया जाए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो, जैसे मान लो कि हमारी पृथ्वी और ये हमारा एक छोटा सा वस्तु है और पृथ्वी के केंद्र से इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इसकी सतह से इसकी ऊंचाई है कैपिटल H। तो अगर इन दोनों वस्तुओं के बीच में हमें दूरी निर्धारित करना हो तो दूरी कभी निकालते हैं तो केंद्र से नापते हैं, तो यह आपकी दूरी हो जाएगी R। दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी नापना हो तो केंद्र से नापी जाती है। इसका केंद्र यहाँ पर, इसका केंद्र लगभग बीच में होगा। तो केंद्र से केंद्र तक की दूरी दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी होती है। तो दूरी हो गई R। तो यहाँ पर फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का कितना लगेगा? P पर इसके द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा 1 बराबर G × m1 की जगह पर इसका मास
m2 की जगह पर इसका मास, m1 की जगह पर पहले वस्तु का मास m, m2 की जगह पर पृथ्वी का मास कैपिटल M। अब इन दोनों के बीच की दूरी होगी r, तो r का क्या स्क्वायर, तो 1 बराबर g इंटू m की जगह पर m ही छोड़ देंगे, कैपिटल M की जगह कैपिटल M, लेकिन r की जगह पर हम चाहें तो लिख सकते हैं कैपिटल R प्लस स्मॉल h, ये ओवरऑल डिस्टेंस होगा, तो r प्लस h, अब r प्लस h का होल स्क्वायर। किंतु अभी आपने पढ़ा कि बल जो होगा वह ma के रूप में भी होगा, और ma के रूप में होगा, तो यहाँ a के रूप में हम गुरुत्वीय त्वरण g को शामिल करेंगे, F बराबर mg भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप पास का बटन दबाकर उतार लेंगे। चलिए इसके आगे देखिए, फिगर को हम डिलीट करते हैं। अभी दोनों फार्मूला को इक्वल कर दो, तो दोनों फार्मूला को a वाला फार्मूला b वाला फार्मूला दोनों को इक्वल करोगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा mg बराबर g इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M और बटा में r प्लस h का होल स्क्वायर। तो m से m कट जाएगा, तो g का मान निर्भर करेगा gm और बटा में r का, gm बटा में r प्लस h का होल स्क्वायर। यानी पृथ्वी त्वरण का यही सूत्र होता है, gm बटा में r प्लस h का होल स्क्वायर। जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा g का मान घटता चला जाएगा, ठीक है ना। अभी बात आपको याद रखना चाहिए, अगर मान लो पृथ्वी का त्रिज्या तो बहुत बड़ा है, यदि ऑब्जेक्ट एकदम धरती की सतह के नजदीक है, यानी यह पृथ्वी है और पृथ्वी के नजदीक आपको एकदम नजदीक में, पृथ्वी के नजदीक में आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हाइट है पृथ्वी से वस्तु की जो ऊंचाई है h बहुत कम है, बहुत छोटा है, तो इस h को हटा भी सकते हैं। अब h को हटाएंगे तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा if h वेरी स्मॉल, हाइट बहुत छोटा, हाइट बहुत कम हो, तो हाइट बहुत कम हो तो g का मान फार्मूला में e वाला h यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि बड़े राशि और छोटे राशि के जोड़ में प्रभाव बड़े राशि का दिखता है, तो बड़ा राशि रखेंगे और छोटा राशि हटा देंगे, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा gm और बटा में कितना r स्क्वायर। इन दोनों सूत्रों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरुत्वीय त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर किया जो वस्तु पृथ्वी के ऊपर था, यानी छोटका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं किया। हमने एक चित्र बनाया था, इस पृथ्वी, इसको हम पृथ्वी बोले थे, और पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर एक छोटा द्रव्यमान का वस्तु रखे थे m, तो ये फार्मूला में कहीं भी छोटा m नहीं आया है, छोटा m नहीं आया है, यानी फार्मूला में छोटा m नहीं आया, यानी इस पर यह फार्मूला निर्भर नहीं करेगा। यानी गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बहुत ही खास रिजल्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण अगर वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है तो होता क्या है कि भारी वस्तु हो या हल्का वस्तु हो, छोटे द्रव्यमान वाला वस्तु हो या भारी द्रव्यमान वाला वस्तु, किसी को भी आप सेम हाइट से गिराओगे तो एक ही टाइम पर जाकर जमीन से इम्पैक्ट करेगा, टकराएगा। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, ये बात याद रखना। रिजल्ट में हमें बताया गया कि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, यही बात हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन does not depend on mass of object, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब उदाहरण के लिए मान लो कि सेम हाइट से आप तीन वस्तु गिरा रहे हो, जमीन की सतह यह है ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड, और ग्राउंड पर आप ऊंचाई से अलग अलग वस्तुओं को गिरा रहे हैं। थोड़ा साइज भी हम अलग अलग बना देते हैं ताकि आपको चित्र से ही सारा समझ में आ जाए।
ये हो क्या है, सेम हाइट से गिरा रहे हैं तीन वस्तुओं को, 1 kg, 3 kg और 5 kg का मान लो 3/18 हम समान ऊंचाई से गिराएंगे। तो अगर ये 3 सेकंड में गिरा या 1 सेकंड में गिरा तो ये भी 1 ही सेकंड लगाएगा गिरने में, ये भी 1 ही सेकंड लगाएगा गिरने में, यानी तीनों का टाइम क्या रहेगा सेम, इसमें भी t, इसमें भी t, इसमें भी t। अलग अलग मास का भी ऑब्जेक्ट होगा, अब अगर सेम हाइट से गिराओगे तो एक ही टाइम पर जमीन पर आकर इम्पैक्ट करेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि गुरुत्व वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। दूसरी बात इसमें आपको एक आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग। तो कोई भी उपग्रह ग्रह का परिक्रमा कर रहा है, कोई भी ग्रह किसी तारा का परिक्रमा कर रहा है, जैसे हमारी पृथ्वी ग्रह और सूर्य एक तारा है, तो ग्रह पृथ्वी और सूर्य एक तारा, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है। तो वे परिक्रमा कितना वेग से कर रहे हैं, कितना स्पीड से कर रहे हैं, इसी वेग को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग काम करेंगे। तो मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, अब इसके चारों तरफ वृत्तीय पथ पर चंद्रमा घूम रही है, पूरा लगभग वृत्तीय नहीं है लेकिन हम समझने के लिए लगभग मान लेते हैं कि वृत्तीय पथ है और वृत्तीय पथ के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा कर रही है। ये हमारी पृथ्वी है, ये कौन सा है, ये पृथ्वी। अब इसके चारों तरफ एक छोटा सा दिखने वाला कौन है, चंद्रमा है। पृथ्वी के द्रव्यमान को हम e कह रहे हैं और चंद्रमा के द्रव्यमान को हम m मान लेते हैं, या पृथ्वी के द्रव्यमान को कैपिटल M मानते हैं, चंद्रमा के द्रव्यमान को स्मॉल m मानते हैं। तो जो भी कोई कण किसी सर्किल पर घूमता है और लगातार घूमता है, तो इसमें एक बात गारंटी है, पहला फोर्स एक फोर्स केंद्र की ओर लगेगा, एक फोर्स बाहर की ओर लगेगा। जो फोर्स केंद्र की ओर लगेगा वो फोर्स सेंट्रीपिटल होगा यानी केंद्रीय बल, और जो बल केंद्र से बाहर लगेगा उसे परिकेंद्र बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। तो इसमें एक फोर्स केंद्र की ओर लगेगा, अब एक फोर्स बाहर लगेगा, दो फोर्स इसमें काम करते हैं। मान लो कि यह v नॉट वेलोसिटी से घूम रहा है, यही इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कितना स्पीड से घूम रहा है, v नॉट स्पीड से घूम रहा है। अब एक फोर्स अंदर की ओर लगा, इसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल Fc। अब एक फोर्स लगेगा बाहर की ओर, इसका नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल Fps, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, केंद्र की ओर जो बल लगेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचना चाहिए, तो केंद्र की ओर जो भी पृथ्वी है, चंद्रमा है, पृथ्वी चंद्रमा को अपने ओर खींचना चाह रही है, तो जिस बल से खींचना चाह रही है उस बल का नाम गुरुत्वाकर्षण। और चलने के कारण एक बाहर की ओर फोर्स आ गया, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल। ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे तो इसी कक्षा में लगातार घूमता रहेंगे। अगर अंदर का बल ज्यादा हो गया तो धीरे धीरे अंदर आकर के पृथ्वी से टकरा जाएगी, बाहर का फोर्स ज्यादा हुआ तो बाहर निकल करके फेंका जाएगी। यानी कंडीशन को बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जितना फोर्स अंदर होगा उतना ही फोर्स बाहर होगा। तो फोर्स दोनों में अंदर और बाहर दोनों इक्वल होंगे। अंदर वाला फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होते हैं, यहाँ पर जो केंद्रीय बल लगते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेंगे, केंद्रीय बल जो लगेंगे वह गुरुत्वाकर्षण का बल होगा। अब गुरुत्वाकर्षण का बल G × m1 की जगह पर m, m2 की जगह पर स्मॉल m। और दूरी कितना, इन दोनों के बीच की दूरी अगर मान लो कि छोटा r है, कितना है, छोटा r, तो छोटा r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अच्छा, बाहर की ओर जो बल लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी परिकेंद्र बल। और परिकेंद्र बल हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ाया था, वहां पर फॉर्मूला होगा mv² और बटा में r। ये दोनों फोर्स को इक्वल आपस में कर दो, तो यहाँ v नहीं v0 है तो v0 का स्क्वायर करेंगे, v0 है तो v0 का स्क्वायर। ये दोनों फोर्स के इक्वल करके हम v0 का मान निकाल देंगे। तो देखो v0 का मान बहुत आसानी से निकलेगा, बहुत छोटा सा काम करना है, इसको दोनों के इक्वल कर देना है। इक्वल कर दीजिएगा, काम आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोनों फोर्स इक्वल करो, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों इक्वल कर दीजिए। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल यहाँ लिखते हैं और सेंट्रीपिटल यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको इधर उधर करना ना पड़े। तो फॉर्मूला कर दो mv0² बटा में r, और यहाँ हो जाएगा g कैपिटल M इंटू स्मॉल m और बटा में कितना r²। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, r से पावर कट गया, तो v0² बराबर gm और बटा कितना r। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास फार्मूला निकल कर आ गया, v0² बराबर अंडर रूट कैपिटल G इंटू m और बटा में r। तो v0 बराबर इतना फार्मूला आ गया gm बटा में r। आप इस फार्मूले को भी ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि यह फार्मूला भी, इस फार्मूले में भी छोटा वाला द्रव्यमान नहीं आया, छोटा m नहीं आया। छोटा m किसका द्रव्यमान था? चंद्रमा का। यानी छोटा m उस पिंड का द्रव्यमान था जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही थी, और वही द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं किया, यानी कक्षीय वेग परिक्रमा कर रहे पिंड के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। अब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर परिक्रमण गति डिपेंड नहीं कर रहा है। जितना स्पीड से पृथ्वी आज परिक्रमा कर रही है, यदि पृथ्वी के दो टुकड़े कर दिए जाए और दोनों को अलग अलग रख दिया जाए, यानी द्रव्यमान आधा आधा कर दिया जाए, तो भी पृथ्वी का परिक्रमण वेग नहीं बदलेगा, क्योंकि जो पिंड परिक्रमा करती है ना, उसके द्रव्यमान पर परिक्रमण वेग डिपेंड नहीं करता है, v0 डिपेंड नहीं करता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, कक्षीय वेग नहीं डिपेंड करेगा। तो ये बात आप याद रखना। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और भी थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। वीडियो को बार बार देखना, अगर किसी भी प्रकार का वीडियो में दिक्कत होता हो। आज थोड़े से साउंड में गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि माइक मेरा बहुत दिनों से यूज नहीं होने के कारण शायद बैटरी उसका समाप्त हो गया है, इसलिए हम माइक से आज वीडियो नहीं बना रहे हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से बना रहे हैं। तो कुछ साउंड वगैरह एजुरेट करेगा, तो इससे आप लोग मैनेज करना थोड़ी सावधानी से, और बार बार वीडियो को देखोगे, एक दो बार देखोगे, निश्चित रूप से आपको क्लियर होगा। अब अगर किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होता है तो मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, उस पर आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगले वीडियो में भी जब हम आएंगे तो उस पर भी जिक्र करेंगे। देखिए, तो हमारे पास जी का फार्मूला निकल कर आया, v0 का फार्मूला निकल कर आया अंडर रूट जी एम और बटा में छोटी आर। ठीक है, छोटी आर, ये छोटी आर क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो पृथ्वी और इसके चारों ओर घूम रही थी, मान लो चंद्रमा, और चंद्रमा ए वाला, पृथ्वी का रेडियस, मान लो पृथ्वी का रेडियस था कैपिटल आर, और चंद्रमा का केंद्र से दूरी था स्मॉल आर, और सतह से दूरी था एच। तो आर बराबर आप चाहे तो लिख सकते हैं, आर बराबर लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच। तो आर बराबर हम चाहे तो लिख सकते हैं कैपिटल आर और प्लस स्मॉल एच। ते वाला मान इसमें हम रख देंगे, ते वाला मान रखेंगे तो कितना आएगा, ते वाला मान रखेंगे तो आर का मान रखना होगा v0 बराबर अंडर रूट जी एम और बटा में आर प्लस एच। किंतु हम बताए थे कि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी होने के कारण यहाँ पर याद रखना है कि r का मान बहुत ज्यादा होता है, किससे, h से। तो r का मान, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग बहुत बड़ी है और इसके सामने h का मान कम हो गया, यानी पृथ्वी के नजदीक अगर कोई परिक्रमा कर रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन है कि पृथ्वी के नजदीक परिक्रमा कर रहा है, ये पृथ्वी है, अब इसके नजदीक कोई परिक्रमा कर रहा है, तो ई वाला और ई वाला दूरी में कोई विशेष अंतर नहीं होगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर एच का मान यहाँ से डिलीट कर देंगे, एच का मान डिलीट करेंगे तो हमारे पास वी नोट का मान बहुत प्यारा सा आ जाएगा, अंडर रूट जीएम बटा में आर, अंडर रूट जीएम बटा में आर। तो वी नोट का मान इतना हो जाएगा। ऐसा कब करेंगे? ऐसा तब करेंगे जब पृथ्वी के नजदीक कोई परिक्रमा कर रहा हो तब। पृथ्वी के नजदीक अगर कोई ग्रह या किसी पिंड के नजदीक कोई ग्रह अगर परिक्रमा कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला लगा देंगे, काम आपका हो जाएगा। थोड़ा सा इस फॉर्मूले में और करिश्माई गुण करते हैं प्रकट कि वी नॉट बराबर हमारे पास अंडर रूट जीएम बटा में आर आ गया, एकरा में हम आर से गुना अब आर से भाग दे सकते हैं तो दे दिया। तो वी नॉट बराबर हो गया यहाँ पर जी एम आर बटा में आर स्क्वायर। तो आप अगर फॉर्मूले को बैक करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आर को रहने दो, ई वाला आर को थोड़ा किनारे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं जी एम बटा में आर स्क्वायर, और जी एम बटा आर स्क्वायर को हम स्मॉल जी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? स्मॉल जी, ये वाला यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। जी एम बटा आर स्क्वायर को स्मॉल जी लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का हो जाएगा। तो वी नोट बराबर फॉर्मूला अंडर रूट ये वाला की जगह स्मॉल जी और पहले से कैपिटल आर, तो वी नोट का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट जी इंटू आर, ठीक है ना, अंडर रूट जी इंटू आर। तो कक्षीय वेग का भी फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी आर। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अब हम लोग परिक्रमण काल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परिक्रमण काल। पृथ्वी या कोई ग्रह अपने कक्षा में एक चक्कर पूरा कर देंगे, जितना समय लेगा उस समय को हम लोग परिक्रमण काल बोलेंगे। यानी एकदम सिंपली याद रखना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। एक आवर्तकाल या एक परिक्रमण काल के नाम से जानते हैं। तो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, परिक्रमण काल, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन होता क्या है? तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड ले रही है। तो ये टाइम कैसे निकलता है? इस टाइम को निकालने के लिए फार्मूला आदि क्या है, इस बात पर हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। बहुत सिंपल है। इसमें देखो एक्चुअली होता क्या है। तो आप जानते हैं कि एक चक्कर लगाएगा कोई भी सिस्टम, तो एक चक्कर लगाएगा तो डिस्टेंस कितना तय करेगा? तो डिस्टेंस करेगा 2 पाई आर। डिस्टेंस कितना कवर करेगा? वृत्त के परिधि के बराबर एक चक्कर में दूरी तय होगा। तो अगर परिक्रमण पथ का रेडियस है यार, ये परिक्रमण पथ है, इसका रेडियस कितना है यार, तो दूरी तय हो जाएगा 2 पाई आर। और टाइम यहाँ पर जो लगेगा वो टाइम लगेगा कैपिटल टी। अब इसी को बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड या टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। इसी को आवर्तकाल या परिक्रमण काल कहते हैं, टाइम पीरियड। और चाल बराबर जानते हैं v बराबर s बाई टी। तो यहाँ v के जगह v नोट लिख देंगे, s की जगह पर लिख देंगे 2 पाई कैपिटल r और कैपिटल T, स्मॉल t की जगह लिख देंगे कैपिटल T। तो हमारे पास v नोट का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r बटा में कैपिटल T। कैपिटल T लिखा हुआ है नीचे, थोड़ा देखने का मिला देता हूँ। कैपिटल T, ठीक है ना, मैनेज कर लेंगे। v नोट बराबर 2 पाई r बटा में कैपिटल T। अब देखो v नोट बराबर हमारे पास इतना फॉर्मूला आ गया है। v नोट बराबर हमारे पास फॉर्मूला आ गया, यानी कक्षीय वेग बराबर फॉर्मूला आ गया 2 पाई कैपिटल R बटा में कैपिटल T। T को यहाँ ले जाते हैं, v नोट यहाँ ले आते हैं, तो T बराबर कितना 2 पाई R और बटा में कितना v नोट।
2 पाई आर बटा में वी नोट। अब वी नोट का मान अभी अभी आपने सीखा कि 2 पाई आर ऊपर तो एन वी नोट का मान रख सकते हैं अंडर रूट जी इंटू अंडर रूट आर। वी नोट का मान अभी निकालें। अब देखिए इसको थोड़ा सा हमें जस्ट करेंगे, फॉर्मूला बनकर तैयार होगा टी बराबर 2 पाई बाहर रखो, इसको आप ऐसे रखो आर बटा में आर को लिख सकते हैं अंडर रूट आर अब इंटू अंडर रूट आर और नीचे कितना अंडर रूट जी इंटू अंडर रूट आर। देखो बच्चा जैसा कैलकुलेशन कर रहा है आर को लिख सकते हैं ना रूट को 2 बार, तो ये रूट से रूट आर कैंसिल हो गया, हमारे पास ऊपर बचा 2 पाई अंडर रूट आर और नीचे बचा अंडर रूट जी। दोनों का रूट है तो एक ही दूरी दोनों का रूट चढ़ा दो तो 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। ये होता है आवर्तकाल का सूत्र। इस सूत्र को ध्यान से देखो, इस सूत्र में भी मास नहीं आया है, ये सूत्र में भी मास नहीं आया, यानी यह भी द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, ना गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, ना कक्षीय वेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना परिक्रमण वेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी द्रव्यमान पर प्रकृति की शायद कोई घटनाएं डिपेंड जल्दी नहीं करती, इसलिए द्रव्यमान से ज्यादा कुछ हमें लेना देना नहीं। टी बराबर फॉर्मूला लिखने का 2 पाई अंडर रूट आर बटा जी, एक काम हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इससे संबंधित सवाल इतना ही पूछे जाते हैं, इसमें आपको याद रखना हो। देखो कैसे पूछेगा, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बोलेगा कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल बढ़ेगा कि घटेगा, तो बढ़ेगा। जी का मान बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल बढ़ेगा कि घटेगा, तो घटेगा, क्योंकि ये दोनों में उल्टा संबंध है, इन दोनों में सीधा संबंध है। ऐसा ही कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिसकी वजह से हमको यह अध्ययन करना पड़ता है। तो आज से हम वीडियो का शुरुआत कर रहे हैं, कल ईद है तो कल शायद वीडियो हम आपके पास ना भी हो पाएंगे, अगर समय निकलेगी तो कोशिश करेंगे कि कल भी वीडियो हम बनाएं, लेकिन अगर समय नहीं निकला तो परसों से हमारी पूरी प्रयास होगी कि रेगुलर वीडियो आपके पास पहुंचे। जो चीज़ें क्लास में हम नहीं बता पाएंगे वो क्लास के अलावा इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। संडे टू संडे क्लास आप लोग का चलता रहेगा। पॉलिटेक्निक वाले सारे विद्यार्थियों को संडे टू संडे क्लास तब तक ज्वाइन करना है जब तक उनकी एग्जाम हो नहीं जाती है। हमारी पूरी प्रयास है कि वो बेहतर परिणाम के साथ, बेहतर रैंक के साथ वो अपना सफलता सुनिश्चित करें। हमारी ये शुभकामनाएं हैं और घर पर पूरी निष्ठा और एकदम शिद्दत से अपना